हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रिवीजन सीरीज में थर्ड यूनिट, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलते हैं हर तरह के क्वेश्चंस। यहाँ हमें मिलते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ हमें मिलेंगे रीजनिंग क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा वैरायटी में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ये यूनिट आप लोगों के लिए बहुत कम टाइम में बेस्ट तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लोगे। बच्चों, टारगेट ये रखा है कि इस यूनिट को हम लोग मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लें। तो 3 लेक्चर्स में मतलब 20-25 मिनट्स के लेक्चर्स में आप इस यूनिट को बहुत आसानी से कवर कर सकते हो, जहां पे हर लेक्चर अराउंड 15 to 25 मिनट्स का होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस यूनिट की, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्टेंट्स आगे जाकर बनाते हैं प्रोडक्ट। देखो, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है डेल्टा जी पर, जो क्लास 11th में सीख चुके आप। अभी इसका कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाएगा, कितना बैकवर्ड जाएगा, वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पर। ये भी क्लास 11th में हो चुका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहोगे सर अभी यहां पे क्या करना है? तो भैया यहां पे क्या करना है, सुनो। रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा वो डिपेंड करता है डेल्टा जी पर, वो हम सीख चुके। रिएक्शन कितना फॉरवर्ड और कितना बैकवर्ड जाएगा वो डिपेंड करता है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पे, वो अलग हो चुका है। लेकिन इस यूनिट में हमें सीखना है कि रिएक्शन अगर आगे जा रहा है तो कितनी स्पीड से जा रहा है, कितनी स्टेप्स में जा रहा है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें बताता है द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये हमें बताता है अबाउट द स्पीड ऑफ रिएक्शन, और ये हमें बताता है अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्पीड ऑफ रिएक्शन एज वेल एज the steps by which reaction is completed। और बेटा, इस यूनिट में आप लोगों को कंप्लीट यूनिट को 2 पार्ट्स में आप पढ़ोगे। कुछ पोर्शन आप ऐसा पढ़ोगे जिसमें आप सिर्फ स्पीड के बारे में पढ़ोगे। स्पीड को हम कहते हैं रिएक्शन रेट, स्पीड को हम लोग कहते हैं रिएक्शन रेट। और उसके बाद सेकंड पोर्शन जो आप इस यूनिट का पढ़ोगे, उस सेकंड पोर्शन में आप पढ़ोगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, क्योंकि मैकेनिज्म में हम लोगों को नंबर ऑफ स्टेप्स को देखना होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है: द एरिया ऑफ केमिस्ट्री विच इज कंसर्न अबाउट द रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट का मतलब है स्पीड ऑफ रिएक्शन, एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन विच रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है मैकेनिज्म। तो बच्चों, ये वो यूनिट है जिसमें हम पढ़ते हैं रिएक्शन की स्पीड के बारे में, कि रिएक्शन अगर चल रहा है तो भाई कितना स्पीड से चल रहा है, फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस यूनिट में पढ़नी है। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग जितने भी रिएक्शंस हैं उनको हम डिवाइड करते हैं। इस दुनिया में जितने तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं उनको नॉर्मली 3 कैटेगरी में बांटा गया है, डिवाइड करा गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आता है वेरी फास्ट रिएक्शन। बच्चों, वेरी फास्ट का मतलब होता है ये वो रिएक्शन होते हैं जो सेकंड्स भी नहीं लगाते, उससे पहले कंप्लीट हो जाते हैं। माना जाता है कि वो रिएक्शन है जो कुछ नैनो सेकंड में 10⁻⁻⁹ सेकंड में या कुछ पीको सेकंड्स में कंप्लीट हो जाते हैं, दैट इज 10⁻⁻12 सेकंड। तो ऐसा रिएक्शन जो 10⁻⁻9 से -12 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, भैया ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, इसलिए इसको बोला जाता है वेरी फास्ट रिएक्शन। वैसे तो वेरी फास्ट रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक हमारा रियल लाइफ एग्जांपल है। जब आप देखते हो ना, आपका जो विजन है वो विजन एक वेरी फास्ट रिएक्शन का प्रोसेस है। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो ऐसा नहीं कि बस नजर यूं गई और दिख गया ऑब्जेक्ट, नो। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कैप्चर होती है, फिर वो इमेज ब्रेन तक जाती है, उसका सिग्नल जाता है, फिर न्यूरॉन्स हमें परमिशन देते हैं, न्यूरॉन्स के थ्रू हमारा ब्रेन परमिशन देता है कि हाँ भैया इसको देखना शुरू करो, और तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमें दिखना शुरू करता है। तो बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो ना, तो वो एक लंबा प्रोसेस होता है, और वो लंबा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है विद इन 10⁻⁹ to -12 सेकंड। इसीलिए हमारा विजन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन। आप इमेजिन करो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने में 1 सेकंड भी लगाते तो ये हमारी लाइफ के लिए बड़ा खतरनाक काम हो जाता। कैसे खतरनाक होता? आप रोड क्रॉस कर रहे हो या कोई पर्सन रोड क्रॉस कर रहा है, एक बहुत स्पीड से कार आ रही है,
अगर हम 1 सेकंड में हमारा विजन का प्रोसेस कंप्लीट होता, हम उस कार को जब तक देख पाते, जब तक उसकी इमेज कैप्चर होती, हमारे ब्रेन तक जाती, ब्रेन से सिग्नल वापस आते, और जब हम उसे देखना स्टार्ट करते, इतने में तो भैया कार उड़ाती हुई चली जाती। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारा विजन अगर गलती से 1 सेकंड में भी होता ना, तो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं थी। आज कोई क्रिकेट मैच नहीं खेल रहा होता, क्योंकि क्रिकेट मैच में बैट्समैन फास्ट बॉलर को देखता है, फास्ट बॉलर को खेलता है, बॉलिंग स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर, 140 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से बॉल आ रही है। इतनी स्पीड से जब बॉल आती है तो बैट्समैन को वो बॉल दिखती है, उसका इमेज कैप्चर होता है, ब्रेन तक सिग्नल जाता है, सिग्नल से वापस परमिशन मिलती है कि आप इसे देख सकते हो। इतनी देर में बैट्समैन उस बॉल को प्लेस कर लेता है। ये सब इसलिए है, भला हो सब कुछ इसलिए है क्योंकि हमारा विजन है वेरी फास्ट रिएक्शन। विजन के अलावा हमारी लाइफ में और भी बहुत सारे रिएक्शन है जो वेरी फास्ट में आते हैं, जैसे आयनिक रिएक्शंस। जितने भी आयनिक रिएक्शंस आते हैं बच्चों, ये सब वेरी फास्ट रिएक्शन में आते हैं। आयनिक क्या होता है मैं बता रहा हूं। आयनिक के अलावा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी वेरी फास्ट में आता है। चलिए देखते हैं आयनिक क्या है। तो आयनिक रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है, और आपने सिल्वर नाइट्रेट में जैसे ही NaCl मिलाया, आपको पता भी नहीं चला, इतनी स्पीड में बन गया AgCl, एक PPT, व्हाइट कलर का PPT फटाक से बन गया। ये वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। बचा क्या? सोडियम नाइट्रेट। हमारे पास बेरियम क्लोराइड है और हम लोगों ने इसमें मिला दिया पोटेशियम सल्फेट, तो वहां फटाक से एक व्हाइट PPT बन गया, बेरियम सल्फेट। वेरी फास्ट रिएक्शन, ये सब आयनिक रिएक्शन है। और यहां पर एक जो बच रहा है वो है 2KCl। तो आप लिख लेना, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट PPT, बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर का PPT। अब न्यूट्रलाइजेशन भी देख लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन में मेरे पास एसिड है HCl, ये एसिड है, और इसमें बेस मिला रहा हूं NaOH। और आपको शायद पता होगा, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। फटाक से दोनों रिएक्ट करते हैं, और जैसे ही रिएक्ट करेंगे ये Cl ये Na कंबाइन होकर बना देगा NaCl, तो ये बन गया सॉल्ट। और NaCl के बाद एसिड का H और बेस का OH कंबाइन होकर बनाएगा HOH, दैट इज वाटर। तो बच्चों ये एग्जांपल्स कहलाते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के। आई होप आपको समझ में आ गया हो। याद रखना, वेरी फास्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिसमें हमारा विजन आता है। विजन के अलावा फोटोसिंथेसिस भी आती है, जिसमें प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं। इसके अलावा आता है आयनिक रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन के साथ साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जब एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा और रिलीज होगी एनर्जी। तो ये हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। तो हमारा सेकंड टाइप का रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, ये वो रिएक्शन है जिसे कंप्लीट होने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं, कई बार मंथ्स लग जाते हैं, और कई बार ईयर्स लग जाते हैं, और कई बार तो भैया सदियां बीत जाती हैं, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पे रख दो, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर रख दिया, और अब आप वेट कर रहे हो कि यहां से बनेगा H2O, वाटर बनेगा, और वही पानी में पीऊंगा, तो बेटा फिर वेट करना छोड़ दो, क्योंकि ये काम होने में सदियां बीत जाएंगी, लेकिन ये काम नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते हैं। तो यहां पर वाटर बनने की कोई चांसेस नहीं है, और अगर गलती से वाटर बन भी गया तो कई साल लग जाएंगे, तब जाकर वाटर तैयार होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर रखने पर यह रिएक्शन होगा वेरी 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 स्लो। चलिए फिलहाल वाटर अगर बन गया, अगर गलती से बन गया, तो ये होगा वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जांपल। सिमिलरली कार्बन और ऑक्सीजन को आप सोच रहे हो कि आप रूम टेम्परेचर पे रख दो, रूम टेम्परेचर पे रख दो और CO2 बन जाए, तो भाई CO2 अगर तुम बनाना चाह रहे हो रूम टेम्परेचर पे, सदियां बीत जाएंगी लेकिन CO2 नहीं बनेगा, और अगर गलती से बन गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये वेरी स्लो रिएक्शन है। वेरी स्लो के अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ऐसे रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो चल रहे होते हैं, कई हफ्ते महीने या साल लग जाते हैं, इनको वेरी स्लो रिएक्शन कहा जाता है। अब वेरी स्लो रिएक्शन के बाद आती है हमारी थर्ड कैटेगरी, मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर मॉडरेट का मतलब जो वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में हो। बिल्कुल सही है, वेरी फास्ट और वेरी स्लो के बीच में होना चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर पे। ऐसा रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे एक नॉर्मल स्पीड से चलता जाए, नॉर्मल स्पीड से चलता जाए, ना बहुत फास्ट चले ना बहुत स्लो चले, वो रिएक्शन कहलाता है मॉडरेट या एवरेज रिएक्शन। तो बेटा इस यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो रिएक्शंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे मॉडरेट स्पीड पे चलते हैं। रूम टेम्परेचर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में इस यूनिट में हम लोग ज्यादातर जो रिएक्शन, जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, चाहे मॉलिक्यूलरिटी हो, चाहे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो,
चाहे फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशंस हो, जहां पर हम ज्यादातर एग्जांपल्स जो यूज करेंगे वो करेंगे मॉडरेट रिएक्शन के। तो चलिए कुछ बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे N2O5, जब आप इसे रूम टेम्परेचर पे ब्रेक करते हो तो ये ब्रेक होता है 4NO2 प्लस O2 में। सिमिलरली 2H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जब रूम टेम्परेचर पे ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होता है 2H2O प्लस O2 में। और बच्चों ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जहां पर रूम टेम्परेचर पे एक मॉडरेट स्पीड वाला रिएक्शन चल रहा होगा। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज चल रही होती है रूम टेम्परेचर पे। और केमिकल काइनेटिक्स में जो आप ज्यादातर एग्जांपल्स देखते हो, जो ज्यादातर टॉपिक्स पढ़ोगे, जो क्वेश्चंस पढ़ोगे, जिन पर क्वेश्चंस बनेंगे, वो यही एग्जांपल्स है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये हमारे पास इथाइल एसीटेट है, एस्टर है, और एस्टर का वाटर से रिएक्शन आप करा रहे हो, दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। यहां लास्ट में लिखा हुआ है C2H5 और यहां लास्ट में है OH, तो दोनों कंबाइन होकर बनाएंगे C2H5OH, दैट इज इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल। इसके बाद बच क्या रहा है CH3C और इधर बच रहा है H, तो ये मिलकर बना देगा CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। भैया ये विनेगर में होता है, सिरके में होता है, और ये इथाइल अल्कोहल तो कहीं कहीं होता है, पता है आपको, अल्कोहलिक प्रोडक्ट, वाइन, बियर, विस्की जैसे प्रोडक्ट्स में होता है। तो बच्चों ये हमारे रिएक्शन के टाइप कंप्लीट हो गए। मॉडरेट रिएक्शन जो रूम टेम्परेचर पे मॉडरेट स्पीड में चलता है, वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। आई होप आपको ये कंप्लीट क्लियर हो गया हो। जल्दी से नोट करते हैं। तो यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या ऑन द बेसिस ऑफ रेट कंप्लीट होता है। और फाइनली अब हम बहुत स्पेशल टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिस पर ये हमारा यूनिट बेस्ड है। इस टॉपिक का नाम है रिएक्शन रेट, जिसे रेट ऑफ रिएक्शन ROR भी कहा जाता है। रेट का मतलब है, रिएक्शन रेट का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन रेट का मतलब आप रिएक्शन की स्पीड निकालोगे, और आप उसी फॉर्मूले से स्पीड निकालोगे जो फॉर्मूला आपने 9th 10th में सीखा था। आपने स्पीड का फॉर्मूला सीखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल है, ये फॉर्मूला आपने सीखा था, और यही फॉर्मूला हम लोग रिएक्शन रेट को निकालने में लगाएंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। बेटा स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मतलब है चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है ना, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही फॉर्मूला उठाकर हम रिएक्शन का रेट निकालेंगे। बस रेट निकालने में एक छोटा सा डिफरेंस ये आ जाएगा कि जब आप रेट निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा चेंज इन पोजीशन की जगह आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। क्योंकि बच्चों जब रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन बदलता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होता है। अगर शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो 5 मिनट के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, 10 मिनट के बाद और कम हो जाएगा, 15 मिनट के बाद और कम हो जाएगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ये वो फॉर्मूला है जो हमें हर तरह का रिएक्शन का रेट निकाल कर देगा। ये वो फॉर्मूला है जो हमारे इजी से डिफिकल्ट क्वेश्चंस तक सॉल्व करके देगा। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है 2A प्लस B गिव्स 3C। जैसा कि आप देख रहे हो ये दोनों रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। 2A प्लस B गिव्स 3C। अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा हो तो नोट कर लेना। आपसे बोला गया कि इसका रेट निकालो, तो जब आप रेट निकालोगे तो आपको पता है रेट का फॉर्मूला चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बेटा चेंज का सिंबल होता है डेल्टा। कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज डेल्टा T। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट लिखेंगे दैट इज A। और मैंने आपको बताया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता है, तो आप डिक्रीज हो रहा है शो कैसे करोगे, माइनस का साइन लगाकर। पहला रिएक्टेंट लिख लिया, अब दूसरा रिएक्टेंट लिखने से पहले इक्वल का साइन लगाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ। सबके लिए एक एक बार फॉर्मूला लगाना है। दूसरे रिएक्टेंट के लिए फिर वही फॉर्मूला आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा एक और जरूरी बात बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो B जो है वो A है 2, A2 है, इनको डिनोट करेंगे 1/2 करके, क्योंकि जो भी नंबर होता है उसको हम 1 अपॉन करके लिखते हैं 1/2। अगर 3 होता तो 1/3 लिखते, 4 होता तो 1/4 लिख लेते। तो A हो गया कंप्लीट। अब हम B के लिए लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम, और B एक रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन लगाओ।
फिर आप C के लिए लिखोगे तो C है 3, तो 1/3 इंटू चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। तो बच्चों इस तरह से ये इक्वेशन को आपने रेट इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। N2 plus 3H2 gives 2NH3। N2 plus 3H2 gives 2NH3। तो बच्चों इसको कैसे आप लिखोगे? तो इसको लिखने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। N2 और H2 रिएक्टेंट हैं। फॉर्मूला जब आप रेट निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। N2 रिएक्टेंट है तो नेगेटिव का साइन, फिर इक्वल का साइन लगाओ, 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि H2 भी रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन आएगा, सिंपल है, इज इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि अमोनिया 2 है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। तो बेटा इस तरह से लिखा जाता है और बहुत सिंपल तरीका है। और एक बात का ध्यान रखना आप सभी लोग, नॉर्मली किसी भी रिएक्शन में टाइम के साथ अगर हम कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है टाइम टू टाइम और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज होता है विद टाइम। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दुनिया के हर रिएक्शन में रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तभी तो रिएक्टेंट को लिखने से पहले नेगेटिव साइन लगा रहा है। बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि रिएक्टेंट का रेट लिखने से पहले नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं, तो आंसर ये होगा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम टू टाइम डिक्रीज होता है और वो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो करने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाते हैं। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में जितने भी रिएक्शंस हैं उनका रेट निकालने के 2 मेथड हैं। एक मेथड आता है एवरेज रेट और सेकंड मेथड आता है, एक आता है एवरेज रेट और दूसरा आता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला सेम है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो फिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है बहुत बड़ा। डिफरेंस ये है कि एवरेज रेट के लिए जो चेंज आप डिनोट करते हो वो डिनोट करते हो बाय यूजिंग डेल्टा और डेल, क्योंकि यहां चेंज ज्यादा होता है। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट में हो जाता है, फटाक से हो जाता है। तो यहां पे जो चेंज आप शो करते हो ना, यहां आप चेंज शो करते हो बाय यूजिंग स्मॉल डी। तो ये एक दोनों में डिफरेंस है। अगर आप डी यूज कर रहे हो तो इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हो और अगर आप डेल्टा यूज कर रहे हो तो एवरेज रेट निकाल रहे हो। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। देखो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट, ये आपके सामने एक रिएक्शन है, बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है जिसमें SO2 प्लस O2 मिलकर SO3 बना रहा है। आपको इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। चलिए आप पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। ट्राई कर लिया? चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसका इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हो तो इंस्टेंटेनियस रेट का वही फॉर्मूला होगा, पहले तो 2 है तो आप लिखोगे 1/2, चेंज के लिए डी लगा दोगे बस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम, और SO2 एक रिएक्टेंट है इसलिए नेगेटिव साइन आएगा। फिर आप दूसरे रिएक्टेंट के लिए लिखोगे O2 के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। O2 भी रिएक्टेंट है तो भाई माइनस आएगा। ठीक है, हो गया काम। अब आप SO3 के लिए लिखोगे, इक्वल का साइन लगाओ, 2SO2 है तो 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO3 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हो और अगर यहीं पे आप D की जगह डेल्टा लगा देते, डेल लगा देते, तो ये हो जाता है एवरेज रेट। सिंपल सी बात है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एक सुपर हिंट जो आपके न्यूमेरिकल्स को, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को बहुत इजी कर देगा। कॉन्सेप्ट ये है कि ज्यादातर क्वेश्चन में एग्जामिनर टर्म यूज करता है कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस होता है भाई प्रोडक्ट के लिए, और कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस वर्ड यूज करा जाता है रिएक्टेंट के लिए क्योंकि रिएक्टेंट कम होता जाता है, और कभी कभी रिलेट करने को बोलता है, रिलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस विद अपीयरेंस ऑफ दिस एंड दिस। बच्चों जब जब अपीयरेंस बोले या डिसअपीयरेंस निकालने को बोले तो बेटा वहां पर अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस निकालने में रेट वाला फॉर्मूला लिख लेना, वही चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बस वहां पे स्टोइकियोमेट्री को मत लिखना। स्टोइकियोमेट्री का मतलब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से पहले वाला नंबर बिफोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल देता हूं। देखो अभी हमने क्वेश्चन करा था 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, ठीक है।
मैं रिएक्शन का रेट लिखता हूं, अगर मैं SO2 के लिए लिखता हूं तो भाई SO2 का आएगा -1/2 डेल स्क्वायर ब्रैकेट में SO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये तो हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन अगर एग्जामिनर बोलता ना कि राइट द डिसअपियरेंस ऑफ SO2, तो भाई साहब मैं 1/2 नहीं लिखता, मैं सिर्फ लिखता डेल स्क्वायर ब्रैकेट में SO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैं 1/2 को हटा देता, या फिर 1/2 का जो 2 है उसको राइट साइड अगर कोई चीज देता एग्जामिनर रिलेट करने को, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देता, तो 1/2 का 2 उधर ले जाता तो उधर मल्टीप्लाई हो जाता। सिंपल सी बात है। तो बच्चों जब भी आप डिसअपियरेंस या अपीयरेंस लिखोगे तो कभी नंबर मत लिखना, वो नंबर जो रिएक्टेंट से पहले हो, वो नंबर जो प्रोडक्ट से पहले हो, और कोशिश करना उस नंबर को अदर साइड ले जाओ। इस पर एक क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, आपको हाइड्रोजन का डिसअपियरेंस अमोनिया के अपीयरेंस से रिलेट करना है। रिलेट बाद में करना, पहले रिएक्शन का रेट लिखो। तो जब आप रेट लिखते हो तो रेट, चलो एवरेज वाला लिख देते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन चेंज इन टाइम। N2 रिएक्टेंट है तो माइनस, इज इक्वल्स टू 1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन चेंज इन टाइम। H2 रिएक्टेंट है तो माइनस का साइन, इज इक्वल्स टू 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया हमारा काम। अब आपसे दो चीजों को रिलेट करने को बोला है और उन दो के अलावा किसी को आसपास मत आने देना। वो दो चीजें हैं हाइड्रोजन और अमोनिया। तो इन दोनों को उठा लेते हैं। हाइड्रोजन कैसे लिखा आपने? -1/3 डेल स्क्वायर ब्रैकेट में H2। तो यहां हाइड्रोजन को लिखा है -1/3 डेल स्क्वायर ब्रैकेट में H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सामने लिखना है अमोनिया को। अमोनिया को कैसे लिखा? 1/2 डेल स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 अपॉन डेल्टा टी। मैंने इन दोनों को जैसा रेट इक्वेशन में लिखा था वैसा उठा के सेम टू सेम लिख दिया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं किसी एक का डिसअपियरेंस या अपीयरेंस निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैं डिसअपियरेंस निकाल रहा हूं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के साथ जो भी नंबर है उस नंबर को अदर साइड ले जाता हूं। हाइड्रोजन के साथ नंबर दिख रहा है 3, इस 3 को उधर ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली यहां बचेगा माइनस डेल स्क्वायर ब्रैकेट में H2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 3/2 डेल स्क्वायर ब्रैकेट में NH3 अपॉन डेल्टा टी। तो बेटा ये हो गया, ये पूरा साइन जो है ये शो कर रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, और ये इतनी चीज नंबर के अलावा जो दिख रही है ये शो कर रही है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर न्यूमेरिकल वैल्यू देता है कि भाई अपीयरेंस की इतनी वैल्यू है, तो अपीयरेंस की जो भी वैल्यू हो उसमें क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है वो तो रिएक्शन देख के समझ में आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर जरा सा भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिना न्यूमेरिकल के आगे बढ़ जाएं ये पॉसिबल नहीं है। इस कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपके न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। देखो अपीयरेंस और डिसअपियरेंस तो क्लियर हो गया ना, इसी पर न्यूमेरिकल करते हैं। क्वेश्चन ये है, इन अ केमिकल रिएक्शन 2A + B gives 3C। देखो भाई रिएक्शन कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। 2A + B gives 3C, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C का अपीयरेंस जो दे रहे हैं वो है 1.3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट रिएक्शन रेट और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। हमें यहां पर दो चीजें निकालने को दे रहे हैं। सबसे पहले हमें निकालना है रिएक्शन का रेट, उसके बाद निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। दोनों निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से निकालेंगे, बस थोड़े पेशेंस रखना आप लोग। सॉल्व करते हैं बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपका रूल होना चाहिए कि आपको जो रिएक्शन दिया उसका रेट लिखो। कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C3 है तो 1/3, A2 है तो 1/2। माइनस इसलिए क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट से पहले माइनस, लेकिन प्रोडक्ट से पहले माइनस मत लगाना। तो C आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने पहले बेसिक रूल को फॉलो करा। बच्चों अपना बेस कभी मत बिगड़ने देना, पहले बेसिक रूल फॉलो करो, रिएक्शन का रेट लिखो। रेट लिख लिया। अब एक बात बताओ, तुम्हें न्यूमेरिकल में वैल्यू काहे की दी गई है? तो तुम्हें न्यूमेरिकल में वैल्यू दी गई है C की।
C की वैल्यू से सब कुछ निकालना है और इत्तेफाक से सब आपस में इक्वल हैं। इक्वल का मतलब किसी भी दो चीजों को मैं रिलेट कर सकता हूं क्योंकि सारी चीजें तो इक्वल है। अब मुझे C की वैल्यू दी है लेकिन C का अपीयरेंस दिया है। C का अपीयरेंस सिर्फ इतना है, इतना, डी स्क्वायर ब्रैकेट में C अपॉन dt, दैट्स इट। 1/3 खुद से लगाना है। तो चलिए रेट को C के अपीयरेंस से रिलेट करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन का रेट आ जाएगा। कैसे देखते हैं। रेट इज इक्वल्स टू 1/3 डी स्क्वायर ब्रैकेट में C अपॉन dt। और जैसा कि आप जानते हो 1/3 के अलावा ये जो आपको दिख रहा है दिस इज अपीयरेंस ऑफ C। ये C का अपीयरेंस है और C का अपीयरेंस कितना दिया गया है, तो 1/3 इंटू C का अपीयरेंस दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁴। और बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 4.33 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा आ गया रिएक्शन का रेट। क्या आ गया? रिएक्शन रेट। सिंपल है। तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। देखो बेसिक बात है भाई कि जिसकी वैल्यू दी है उसे रखो और जिसको निकालना है सामने उसे रख दो, हो गया काम। तो पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया, रिएक्शन रेट। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इस बार मैं क्या करूंगा, मैं ए का डिसअपीयरेंस मुझे निकालना है। मुझे C की वैल्यू दी है, मैं C की वैल्यू को और A की वैल्यू जो इस तरह से लिखी है दोनों को आपस में रिलेट कर देता हूं। कैसे? देखो आप लोग, सेकंड पॉइंट के लिए मैंने A लिखा था -1/2 डी स्क्वायर ब्रैकेट में A अपॉन dt और C को लिखा था 1/3 डी स्क्वायर ब्रैकेट में C अपॉन dt। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। तो बच्चों ये प्लस माइनस का साइन मिला दूं तो ये है डिसअपीयरेंस ऑफ ए और ये है अपीयरेंस ऑफ सी। तो बेटा इस माइनस साइन को डी स्क्वायर ब्रैकेट में ए अपॉन डी टी को कहते हैं डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सिर्फ नंबर हटा दो तो इस नंबर को आरएचएस में भेज देता हूं। जब ये नंबर आरएचएस में भेजूंगा तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट में ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/3 इंटू डी स्क्वायर ब्रैकेट में सी अपॉन डी टी। डी स्क्वायर ब्रैकेट में सी अपॉन डी टी का मतलब अपीयरेंस ऑफ सी, और सी का अपीयरेंस कितना दिया है, तो सी का अपीयरेंस दिया है 1.3 इंटू 10⁻⁴। और बच्चों जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा 8.66 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। और ये जो चीज आ गई हमारे पास, ये आ गई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, जिसका सिंबल है ये -DA अपॉन dt, -DA अपॉन dt। चलिए आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो। देखो न्यूमेरिकल इस जैसे बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सारे न्यूमेरिकल में यही कॉन्सेप्ट उठा के लगाना है आपको। पहले रेट इक्वेशन लिखना, फिर जिसकी वैल्यू दी उसे, और जो कैलकुलेट करना है उसे सामने रखना, और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसे आप जल्दी से कंप्लीट करो, फिर बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट। रिएक्शन रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने वाले कुछ फैक्टर्स जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला फैक्टर आता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बड़ा स्पेशल फैक्टर है, ये एक फॉर्मूला भी बनाता है। बच्चों ये देखा गया है कि दुनिया के किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे तो भैया रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे सीधा सा लॉजिक है। जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स ये भी इंक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करते हो तो कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट्स भी इंक्रीज हो जाता है, और बच्चों इससे रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। तो ये बात आप अपनी थ्योरी में लिख सकते हो, एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आल्सो इंक्रीजेस, व्हिच इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट। So rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। और बच्चों ये वाली जो बात हम लोगों को दिख रही है ना, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या फॉर्मूला तैयार हो गया?
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं A प्लस B और दोनों ने मिलकर बना दिया प्रोडक्ट। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन का रेट और कंसंट्रेशन आपस में क्या है, तो आप बोलोगे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। और आपको पता है कंसंट्रेशन के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता है और रिएक्टेंट जो भी है वो ब्रैकेट के अंदर आते हैं। पहला रिएक्टेंट A है 2, तो इस बार डिवाइड में नहीं आएगा क्योंकि नीचे डेल्टा टी नहीं है, इस बार A की पावर में आएगा 2। B जो है वो 1 है और B की पावर में कुछ भी नहीं आएगा। दोनों स्क्वायर ब्रैकेट के बीच प्लस का साइन नहीं आएगा क्योंकि रिएक्टेंट के बीच प्लस है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन कभी भी ऐड नहीं होगा। फाइनली जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो यह आ जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ब्रैकेट में a टू दी पावर 2 एंड अगले स्क्वायर ब्रैकेट में b टू दी पावर 1। और बच्चों यहां पर k का मतलब है रेट कांस्टेंट, हियर k इज रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा एक इंडिविजुअल फॉर्मूला बन गया, रिएक्शन के रेट निकालने का सेकंड फॉर्मूला बन गया। चलिए दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट है टेम्परेचर। नॉर्मली ये देखा गया है कि किसी भी रिएक्शन में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। वार्म वाटर, गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों में शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। वाटर बराबर है, शुगर बराबर है। वार्म वाटर में शुगर जल्दी डिसॉल्व होगी लेकिन कोल्ड वाटर में शुगर देर में डिसॉल्व होगी, क्योंकि बेसिक रूल है जब आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो रिएक्शन का रेट, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, ऑन एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री या 10 केल्विन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, 10 डिग्री या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अगर आप 10 डिग्री करोगे तो भाई केल्विन में भी 10 केल्विन ही बढ़ेगा। 10 डिग्री या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट बिकम्स डबल और ट्रिपल। रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। यूजुअली हमने ये देखा कि डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन का रेट अभी x है और टेम्परेचर है 25 डिग्री, तो आप बताओ 35 डिग्री पर टेम्परेचर करने पर रिएक्शन का रेट क्या होगा? तो भाई रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, दैट इज 2x। 45 डिग्री पर क्या रेट होगा? तो 45 डिग्री पर इसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। मतलब रिएक्शन का रेट डबल होता जाता है ऑन एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो बच्चों ये हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पर, कैटलिस्ट पर। कहा जाता है कि भाई कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच नेवर कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन। याद रखना, कैटलिस्ट उन्हें कहा जाता है जो रिएक्शन में कभी अपने आप को खत्म नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते, जैसे जाते हैं वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को जरूरत के हिसाब से बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। मतलब ये गाड़ी के ड्राइवर की तरह है, जरूरत अगर होती है तो स्पीड बढ़ा देते हैं, जरूरत होती है तो स्पीड को कम कर देते हैं। तो ऐसे कैटलिस्ट जो इंक्रीज करते हैं रिएक्शन रेट, वो कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट बढ़ाते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, तब रेट बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी ई है, जो एक्टिवेशन एनर्जी कम कर सकता है वही रेट बढ़ाएगा। और ऐसे कैटलिस्ट जो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करते हैं उनको एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाना पड़ती है। बस ये एक सीधी सी कहानी है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दो, रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो ये कंडीशन है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट के बाद आते हैं हम लास्ट कंडीशन पे, सरफेस एरिया पर। सरफेस एरिया काहे का सरफेस एरिया? तो सरफेस एरिया हम बात कर रहे हैं सॉलिड रिएक्टेंट या कैटलिस्ट की। तो बच्चों ये देखा जाता है नॉर्मली कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ता है रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। हमारे पास एक वुड का एक बड़ा सा पीस है जिसे वुड लॉग कहा जाता है, LOG। वहीं पर हमारे पास वुड के बारीक बारीक पार्टिकल्स हैं, चिप्स हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक सब्सटेंस को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। चिप्स को अगर मैं बर्न करूंगा जल्दी बर्न होंगे, ज्यादा हीट देंगे, लेकिन इस वुड के बड़े से पीस को बर्न करूंगा ये देर में बर्न होगा और थोड़ी थोड़ी हीट देगा। मतलब जब किसी चीज का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो वो ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन को करता है और फास्ट करता है। वहीं पर एक और एग्जांपल, मान लो ये हमारे पास शुगर का एक बड़ा सा पीस है और वहीं ये 100 ग्राम का शुगर का एक बड़ा सा पीस है। वहीं पे हमारे पास 100 ग्राम शुगर है लेकिन पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर शुगर का सरफेस एरिया ज्यादा है।
अगर पानी में इस 100 ग्राम को डिसॉल्व करें और ये 100 ग्राम को डिसॉल्व करें तो जल्दी क्या डिसॉल्व होगा? करेक्ट आंसर है पाउडर फॉर्म। तो पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिससे रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे रिएक्शन का रेट ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। लेकिन ये बात कर रहे हैं हम लोग किसके लिए? ये बात कर रहे हैं फॉर सॉलिड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने चैप्टर को बिल्कुल 1/3 चैप्टर को कंप्लीट करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस यूनिट के आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको किसी तरह की कुछ क्वेरी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप तो फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।